बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहूँगी जी। गुड मॉर्निंग पब्लिक के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और साथ साथ आप वीकेंड के लिए तैयार होंगे। वैसे मुझे पता लगा बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, जो प्री वेकेशन आई गेस सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम्स होते हैं वो चल रहे हैं और बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं। उनकी एक्साइटमेंट लेवल अलग से चल रहा है, कुछ ना कुछ उन्होंने प्लान किया हुआ है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। उसके साथ साथ जी कल ऐवान सदर के अंदर जी इस्लामाबाद में एक खुसूसी तकरीब हुई जिसमें जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनको जो कह लें एजाज़ ये दिया गया और साथ साथ इस तकरीब का अहवाल भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकेंगे। जाहिर है ये जो इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान के लिए रहा है कहीं ना कहीं, और कल प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, उन्होंने ये एजाज़ फील्ड मार्शल को दिया। और इसके साथ साथ जी आसिम मुनीर साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तारीख़ रकम की है, अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए और ये जो एजाज़ है ये काबिल फ़ख्र लम्हा है, ऐसा आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। और प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने कहा कि 10 मई को जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनकी आवाज़ में बला का जोश था और अगर पाकिस्तान को ये जो एजाज़ मिला है ये सब ओवरऑल, ये सिर्फ फ़ौज की फ़तह नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़तह है। और कल एक मुकालमा भी हुआ, इनफैक्ट फील्ड मार्शल से एक मेहमान ने मुकालमा किया कि आपको फ़तह मुबारक हो, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि आप सबको पाकिस्तान की फ़तह मुबारक हो। इस पर सब जाहिर है हम सब कहीं ना कहीं इसको सेलिब्रेट करें। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये ऐवान सदर के हैं जब ये कल एजाज़ दिया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को। और इसके साथ साथ जी कल एक और भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं उसकी सरकोबी के लिए कहा गया कि तमाम तर जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। और इस निकात में जो भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के निकात, उसमें अहम बात ये थी जी कि पहलगाम वाक़े की आड़ में की जाने वाली जारियत है, इस पर जो खुफिया तरीके से अमल दरामद करने की भारत कोशिश कर रहा है, इसके तमाम तर मंसूबे खाक में मिलाए जाएंगे। और ये हम उस वाक़े हक़दार के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें बच्चे शहीद हुए 5, और उस हवाले से ये कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी इन डिटेल हम और भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मुल्क की सियासत है उसका एक पहलू जो तहरीक इंसाफ के हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बानी पीटीआई के बदलते हुए बयानात हैं उनकी जो सियासी ओवरऑल साख है उसको किस हद तक मुतासर कर रहे हैं। एक जानिब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत के दरवाजे खोलने के हवाले से कहा, तो दूसरी जानिब उन्होंने आर्मी चीफ पे जो एक तंजिया तबसरा करके मुज़ाकराती जो माहौल है उसको भी डैमेज किया। पार्टी चेयरमैन जो गौहर अली खान साहब है उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद और इमरान खान की बहनों के सख्त बयानात में तजाद ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाया है। ऐसी सूरत हाल में जी तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है क्या नहीं, इस पर हम तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ पीजे मीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो कल की इस ऐवान सदर की तकरीब के हवाले से मैं जानना चाहूँगी। डेफिनेटली हम सब बहुत खुश हैं इस बात पर, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है ना सिर्फ आर्मी चीफ के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल जी, ये आफ्टर 59 इयर्स हम देखते हैं कि 1959 में क्या हो गया 66 इयर्स हम देखते हैं कि द सेकंड फील्ड मार्शल फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट होते हैं। और ये एक मैं समझता हूँ एक ऑनर बिस्टो किया जाता है एक सीनियर आदमी पे, एक सीनियर जनरल पे जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे। और ये एक मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड एक्चुअली जनरल आसिम को नहीं मिला, ये अवार्ड मिला है पूरी आर्मी को, जो उनके बकौल उनके बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि ये पूरी फ़ौज का है। ये जो ओहदा या एक टाइटल आप कह लो, तो ये एक अच्छी बात है, इसको आप पॉजिटिव वेन में लें। बिल्कुल तनकीद होती है, हर चीज़ पे तनकीद होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमने एक पॉजिटिव उस पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमने एक इंसान को फील्ड मार्शल बना दिया इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द लास्ट 4-5 डेज़। जब ये जो हमारी स्कर्मिश हुई है, आप कह लो ऑल्टरकेशन हुई है
हिंदुस्तान के साथ। और बिल्कुल आपने सही अभी कहा है कि जो वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई उनकी जो स्पीच थी, आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग स्पीच, बड़ी अच्छी स्पीच थी जिसमें उन्होंने धड़ल्ले से बात की है। तो जब ये इस तरह की उन्होंने बात की, मुझे तो जनरल मुशर्रफ याद आ गए कि उनके बाद अगर किसी ने इस तरह धड़ल्ले से कोई बात की है तो ये जनरल आसिम थे। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग, इसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तनकीद होगी, होने दें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ उर्मिला कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो तनकीद लेना अपने आप पे बर्दाश्त ना करें। तनकीद आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं, करना तो आप नहीं है ना। सो मैं हमेशा इसको पॉजिटिव वेन में लूँगा एंड कंग्रेचुलेशंस टू द जनरल। डेफिनेटली। अच्छा, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई मीर साहब, और जो अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉक्सी वॉर का हम जिक्र पहले भी हुआ है कई बार, और इंडिया इससे पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। बलूचिस्तान चूँकि एक वल्नरेबल इलाका है और वहाँ पर इस तरह का वाक़या होना, एक स्कूल बस के ऊपर अटैक, हमने माजी के अंदर भी टेररिज्म बहुत ज़्यादा फेस किया है। एपीएस का वाक़या हो या दीगर इस तरह के वाक़यात हो, ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। इसको काउंटर करने के लिए ज़ाहिर है फोर्सेस ने, हमारी हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। मैं कल इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जो कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है, कई लोगों को पता भी है, कईयों को नहीं पता। ये बड़ी फ्रैंक और ओपन कॉन्वर्सेशन होती है, और इस पर हर किस्म की तनकीद भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है, सजेशंस भी होते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती है सारे जो जितने भी जनरल्स होते हैं कोर हेडक्वार्टर्स के, उसमें एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं। तो यस, ये एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है जो कि ना आपको पता होगा, ना मुझे पता होगा, ना किसी को पता होगा। ये सिर्फ जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं ये उनको पता होता है। और बिल्कुल नज़र यही आएगा कि एक मैं कह रहा हूँ प्रिपेयर्डनेस की एक बात हुई होगी, एक रिटेलिएशन की बात होगी, रिस्पांस की बात होगी। क्योंकि याद रखें, देखें, 6.5 लाख फ़ौज वाला इंसान कभी भी किसी पे एग्रेशन नहीं करता। इनकी तो कितनी की 14-14.5 लाख की इनकी फ़ौज है, तो एग्रेसर्स तो वही हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि एग्रेस करने की, बल्कि ये प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ करते हैं। तो आई होप उसके अंदर भी बात हुई हो कि हमने इसके जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है इसको हमने कैसे काउंटर करना है। बहरहाल एक कमेटी बनी हुई है जिसमें बिलावल हैं, शेरी हैं और दीगर, और हिना रबानी खार एंड ग़ुलाम दस्तगीर एंड ऑल दोज पीपल। ये जाएंगे और पाकिस्तान का केस, मुसादिक मलिक भी हैं, उसके अंदर जाएंगे और ये पाकिस्तान का केस आके प्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि दे शुड हैव आल्सो टेकन 1 or 2 जर्नलिस्ट्स जो कि आगे जाके एक बात भी कर सकें, एक अपना एक फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, पब्लिक पर्सपेक्टिव एक ये बात होनी चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक ये गुड है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा इसमें आप अपोजिशन के लोग भी रखो। देखो, वी आर ऑल टुगेदर, डिफरेंसेस हैं आपस में, देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑन दैट। लेकिन हमेशा बड़े दिल के साथ हमने, जब हम कहते हैं ना कौमी यकजहती, तो ऐसे मौक़ों के ऊपर हमें कौमी यकजहती दिखानी चाहिए। आप ले लो अपोजिशन के जो मैं समझता हूँ जो काबिल हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज सारे इकट्ठे हुए कि नहीं इस स्कर्मिश के बाद? ये जो हमारी ऑल्टरकेशन हुई है, जो जंग हुई है, इसके बाद सब इकट्ठे हुए। तो नेचुरली ये जब जाएंगे बाहर दूसरे मुल्कों के अंदर, तो पाकिस्तान का केस सारे मिल के प्लीट करेंगे। सो आई थिंक ये भी एक अच्छा एक स्टेप है। बट स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, आज मैं आई इवन डेयर से कि आज आई थिंक फील्ड मार्शल को चाहिए कि अब एक आप ऐसी स्कीम अनाउंस करें जो पहले भी अनाउंस हुई हैं कि आप पूरी पाकिस्तान के अंदर नेशनल सर्विस कैडर आप शुरू कर दें, ताकि बच्चा तैयार हो इन दी इवेंट ऑफ अ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। पूरा बच्चा जितना भी है, 17, 18, 19 साल के बच्चे और बच्चियां, ये सब तैयार हों इसके जो हिंदुस्तान की जो जारियत है उसके मुकाबले के अंदर। तो आई थिंक, आई होप इट वर्क्स। आई होप नेशनल कैडेट स्कीम इसको ये दोबारा लॉन्च करे, ये पहले भी की हुई है, एंड वी आर ऑल रेडी फॉर जो ये जो करते हैं। लेकिन वो जो आपने इमरान का कहा है कि उन्होंने कहा इनको बादशाह सलामत होना चाहिए, तो मैं कहूँगा मेरे भाई, आप तो खुद कहते हैं मैंने किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ आर्मी चीफ से बात करनी है, तो व्हाट डज दैट मीन? बादशाह सलामत से ही बात करेंगे ना। अच्छा मीर साहब, ये आपने भी पॉइंट रेज किया। आई रियली वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। ये जो,
ठीक है, एक तरफ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप एक तरफ खुश हो रहे हैं, एंड वी आर ग्लैड। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसमें हम सब एक हो गए, हमने अपने सारे इख्तलाफात को साइड पे रखा। चंद एक लोगों के अलावा मैंने किसी के मुंह से कोई अजीबोगरीब बात नहीं सुनी। एवरीबडी वॉज देयर टू सपोर्ट देयर कंट्री, देयर फोर्सेज। बट एट द सेम टाइम ये जो अब इंटरनल मैटर्स तहरीक इंसाफ अपने आप को समहाउ एक्सपोज कर रही है और हो भी चुकी है, इस कॉन्फ्लिक्ट का उनके लिए कितना ये नुकसानदेह हो सकता है? क्योंकि एक तरफ बैरिस्टर गौहर मुबारकबाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ अलीमा खान कुछ कह रही हैं, और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि जी अगर हमारी बानी से मुलाकात नहीं कराएगी तो IMF के मुज़ाकरात नहीं होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी इतने सारे चैलेंजेस से दो चार हैं, और अभी ये कॉन्फ्लिक्ट एक ताज़ी सूरत हाल है, बहुत ताज़ा रिसेंट टाइम में हुई है, उसके बाद ये फौरी तौर पे ये अग्रेशन, डू यू थिंक इट्स द राइट टाइम? नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अपोजिशन होती है उसका पूरा हक होता है, बात करे, तनकीद करे, लेकिन तनकीद करो बराए तामीर करो, जिसमें अगर आप ऐसी एक तनकीद कर रहे हैं जिसमें ओवरऑल मुल्क का फ़ायदा है, तो कल अगर आप हुकूमत में आते हैं तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। मुझे याद है ये जब मैनिफेस्टो जब नवाज शरीफ ने दिया था तो नीचे उतर के आए तो दो चार लोग उनके साथ थे, तो कहते थे मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैं हुकूमत लूँ ना लूँ, पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा घर कर दिया है। अब बात यह है, उनका एक पॉइंट था कि देखो जो पिछली हुकूमतें अगर बेड़ा गर्क करेंगी तो नई आने वाली हुकूमत, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर सकती है? बड़ा मुश्किल काम होता है। वैसा वैसा जो मर्जी आप कर लो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने सवाल किया भी, आई थिंक ये वक्त नहीं है। और इसको खेलेगा इसके साथ कौन? पाकिस्तान में तो कोई नहीं खेलेगा, लेकिन खेलेगा कौन? आपके एडवर्सरीज, पर्टिकुलरली इंडिया। ये इसका मजाक उड़ाएंगे, ओ देखो तहरीक इंसाफ के लीडर ने क्या कहा, बादशाह सलामत होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो, ये मजाक वो उड़ाएंगे। हमारे अंदर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कई चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। शायद वो एक सॉलिटरी में हैं, अकेले हैं, इनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, बट जो बैरिस्टर गौहर ने कंग्रेचुलेशंस दिए, मुबारकबाद दिए आर्मी चीफ को एज फील्ड मार्शल, आई थिंक इट्स अ गुड पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम PTI। ओवरऑल इट इज़ अ गुड स्टेप, बट वेदर इट इज़ अलीमा और एनीबडी एल्स, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। हमें कौमी यकजहती दिखानी है यार, क्या हो गया? आप देखो ना, आपने आगे चल रहा है। ये जब जनरल मानेक शाह बना था फील्ड मार्शल, कोई तो ऐसी आई थी बाहर से कहते कि जनरल करियापा बना था, उसके बाद कोई आई थी जब वो फील्ड मार्शल्स बने थे? नहीं आती है। देखो, एक एजाज़ आपने किसी को दे दिया, सितारा पाकिस्तान, तमगा, निशान हैदर एंड ऑल दैट। हमें ऐसी चीज़ों पे मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ऐसी तनकीद करने की ज़रूरत है। जिसका वक्त जब होगा तब आप ज़रूर कर दो, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मैं अभी भी कहूँगा वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, वी आर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एंड ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग, अल्लाह ना करे, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एन ऑनस्लॉट फ्रॉम द इंडियंस। अगर ये कुछ करेंगे हम तो तैयार हैं, सिंपल इज़ दैट। सो मैं हर एंगल से इसको जो ऑब्जर्व करता हूँ, इसको जो एनालाइज करता हूँ, हमें बड़ी इस वक्त ओवरऑल हमें सारी संजीदगी दिखानी है। देखो, उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी है। खुजार में क्या हुआ है? ये हिंदुस्तान एक बुज़दिल मुल्क है। ये BLA, ये जो दहशत गर्द हैं, इनको इस्तेमाल करके ये अब अपने आप को समझता है कि बहुत बड़ा है। इनकी ज़रूरत है, इनको पैसे देते हैं तो तब ये आते हैं ना, खुद आए ना ज़रा यार खुद, फिर हम इनको बताएंगे क्या क्या करना है। तो ये इनके हर किस्म के, वो आप कह लो प्लॉयज़ होते हैं। वो कुलभूषण को आप इधर छोड़ दिया, कुछ और स्लीपर्स इधर छोड़ दिए, तो ये ऐसी नेफेरियस एंड इंसर्जेंसी बड़े आराम से ये करते रहते हैं। बट वी आर रेडी। और ये जो आपने कोर कमांडर का कहा है, बाय द वे, ये पहली कोर कमांडर मीटिंग होगी अंडर अ फील्ड मार्शल आफ्टर 66 years. So this is again a historic meeting from just talking point of view. थैंक यू वेरी मच PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी PJ मीर हमारे साथ मौजूद थे। कल जो ऐवान सदर में तकरीब हुई और उसके अलावा दीगर जो मामलात हैं उस पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, क्रिकेट की बात करेंगे। कल जी डू एंड डाई वाली सूरत हाल थी, लाहौर वर्सेस कराची मैच था। जो टीम जीतनी थी वो टूर्नामेंट में रहनी थी और बाकी बाहर हो जानी थी। तो कल लाहौर जीत गया और कराची बाहर हो गई। ये मैच लाहौर और कराची का जो राइवलरी वाला मैच होता है, एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू इट, बट एलिमिनेटर राउंड था जी। कल कराची और लाहौर का मुकाबला हुआ। कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी है जी लाहौर ने और इवेंट से बाहर कर दिया। कदाफी स्टेडियम में मैच था, बड़ा हाई वोल्टेज मैच था ये। इसमें दोनों टीम्स ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक पॉइंट पे लग रहा था कि अच्छा जाएगा मैच कराची की फेवर में। फिर लाहौर ने कम बैक किया और फिर ये सूरत हाल अच्छी हो गई। अच्छा जी, लेकिन उसके साथ साथ डेविड वार्नर की जो हाफ सेंचुरी है वो भी कराची को हेल्प ना कर सकी। बड़े गुस्से में वो जब आउट हुए तो वो गए, लेकिन उसके बावजूद कराची ना जीत सका। अब जी लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान एक और जो हैपनिंग सा मैच होने है जिसका सबको इंतज़ार है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। इसके लिए शमशेर नियाजी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। शमशेर, कल आपकी हमदर्दी और सपोर्ट किसके साथ थी ये बताइए। मेरी हमदर्दी और सपोर्ट जो है ना वो इस पूरे PSL में सिर्फ लाहौर के अंदर के साथ थी। ये नहीं कि मैं लाहौर शहर में रहता हूँ कि लाहौर के अंदर सर मेरी कोई ख़ास एफिलिएशन है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की है। PSL जब 2016 में पहला एडिशन आया था, पहले 4-5 एडिशन तो लाहौर के अंदर नजर ही नहीं आई थी। सेम गोज फॉर कोयटा ग्लैडिएटर, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और नंबर 1 पे टेबल टॉप किया और फाइनल में भी उन्होंने किया है। तो लाहौर के अंदर ने खासी मेहनत की है, बड़ा इन्होंने अपने आप को ना रगड़ रगड़ के प्लेयर चेंज करके नए प्लेयर लाए, टेस्ट इतनी टेस्टिंग की इन्होंने कि इनको अब ये डिजर्व करते थे कि ये कल वाला मैच जीते। और इनकी टीम में किस चीज़ की कमी है? आपके पास फ़खर जमान है इनकी टीम में, अब्दुल्ला शफीक है, फ़खर जमान, हर चीज़ आपके पास टीम में वो प्लेयर है जो आपके पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए में भी खेल रहे हैं। तो आपके पास हर चीज़ है। बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी है, जमान खान, हारिस रऊफ आपके पास, और इनके पास नया एक इनका टैलेंट आया है सलमान, बड़ा ब्यूटीफुल बॉलर ही इज़। तो इनके पास टैलेंट काफ़ी है, बस अब सही सिमत में यूटिलाइज करना इन्होंने समझ लग गई है। और आज भी इनका इस्लामाबाद से मैच है प्लेऑफ का, तो वो भी बड़ा हाई वोल्टेज मैच है और वो भी बड़ा डिसाइडर मैच है, क्योंकि इसमें जो जीतेगा वो कोयटा के साथ फाइनल खेलेगा। तो अब डबल टेस्ट है आज लाहौर के अंदर का। कल वो जीत गए, आज भी उनको जीतना चाहिए। इस्लामाबाद भी अच्छा खेली है। देखिए इस्लामाबाद मुझे थोड़ी सी ना ओवररेटेड टीम लगती है, थोड़ी सी ज़रा मतलब कि ये मेरा पर्सनल कमेंट है, ये नहीं कि मैं लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनल थोड़ा सा ज़रा मुझे ना ओवररेटेड लगती है। लेकिन मुझे इसलिए ओवररेटेड लगती है क्योंकि शुरू में अर्ली इनको जब विंस मिली थी PSL में, इन्होंने 3-4 इकट्ठे टाइटल जीते थे, तो उसके साथ बहुत ज़रा जिसे कहते हैं ना आपे से बाहर हो जाती है टीम, ज़रा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे बहुत फ्लरिश करने लग जाती है। तो इस तरह की टीम थी, तो ये बड़ा डिट्रैक्ट हुई उसके बाद, मतलब सोशल मीडिया ने इनको बड़ा डिट्रैक्ट किया। उसके बाद इनके प्लेयर्स बड़े ड्रॉप हुए, लेकिन एक इन्होंने फाइंड जो दोबारा कमबैक एक प्लेयर से करवाया साहिबजादा फरहान से, बड़ा ब्यूटीफुल बैट्समैन, और टीम में उसने दोबारा जगह बनाई है। बेस्ट ऑफ लक टू हिम, और मैं चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करे बांग्लादेश के अगेंस्ट, ताकि ऐसे प्लेयर टीम में आएंगे तो हमारे जो पुराने प्लेयर हैं वो जाएंगे और टीम जो है थोड़ा सा जाएंगे। क्या जानना ना जानना अलग बात है, परफॉर्म भी कर ले शायद इनको देखकर ही। देखें मुझे पता आप किन प्लेयर्स की बात कर रही हैं, हमारे 3-4 ही हैं जो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं वो नाम लेना लें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। बाबर, रिजवान, शाहीन, हारिस, इनकी बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन T20 अभी बांग्लादेश का आपकी सीरीज आ रही है, इसमें आपने बाबर और रिजवान को ड्रॉप किया, बिल्कुल सही फैसला है। लोग एतराज़ कर रहे हैं, इनको आप ड्रॉप करवाएंगे तो आपको नया टैलेंट नज़र आएगा। मैं ये नहीं कहता कि PSL जो है वो टैलेंट हंट नहीं करने के लिए एक टूर्नामेंट है, बिल्कुल आप टैलेंट हंट करते हैं। तो अगर आप टैलेंट हंट कर रहे हैं तो आपको इनको ड्रॉप करना पड़ता है ताकि न्यू कमर्स आएँ और वो आके परफॉर्म करें। अच्छा, लेकिन अभी आप ये जो PSL में आज इस्लामाबाद और लाहौर के मैच की बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ वन, क्योंकि लाहौर में फ़खर जमान इज़ इन फॉर्म, और उसके अलावा भी लाहौर के प्लेयर्स कल मैच में लग रहा था कि वो उन्होंने जैसे कमबैक किया है, दे आर गोइंग टू गिव वेरी टफ टाइम। देखें जिस तरह कल फ़खर जमान ने ब्लिस्टरिंग बैटिंग की है, वो मतलब कि वो कमबैक मारा उसने। अक्सर औकात ये वाली बैटिंग, असल में फ़खर जमान ये बैटिंग करता है बेसिकली, जो आगे बढ़ के फास्ट बॉलर को आगे एक स्टेप लेके क्रॉस बैट खेलना शॉट, ये असल में फ़खर जमान की यही बैटिंग है। उधर से साहिबजादा फरहान बहुत फॉर्म में है, फिर उधर से एलेक्स हेल इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो बहुत फॉर्म में है। अच्छा, लाहौर की बॉलिंग बहुत ज़्यादा फॉर्म में, क्या आपका कमी है? शाहीन शाह अफरीदी आपके पास है, हारिस रऊफ आपके पास है, जमान आपके पास है, सलमान आपके पास है, सिकंदर रजा स्पिनर आपके पास है। तो कंप्लीट टीम है, टफ टाइम देगी इस्लामाबाद भी, क्योंकि इस्लामाबाद ने थ्रू आउट द PSL हाई स्कोरिंग मैचेस चेस भी किए हैं और हाई स्कोर टारगेट भी दिए हैं इन्होंने। तो काफ़ी क्लोज काउंटर होगा, लेकिन लाहौर को जीतना चाहिए क्योंकि ये उनका दूसरा चांस है, और ये दूसरा चांस में अमूमन टीम जो है ना वो थोड़ा सा डिट्रैक हो जाती है, मोराल अप है, यकीनन उनका मोराल अप है।
लेकिन लेट्स सी जो ग्राउंड में लेकिन आई एम परफॉर्म वेरी करेगा। हैप्पी फॉर कोयटा कि वो फाइनल्स में गए हैं। कोयटा के लिए मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो मैं भी भी शुरू में बहुत मतलब कि पहले 6-7 एडिशन में बिल्कुल गायब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक मारा और इस टाइम पीएसएल में सबसे, ये नहीं कि नंबर 1 पे टीम है, वो पॉइंट्स पे और विन पे बिल्कुल क्वालिफाई करी है, लेकिन इस टाइम सबसे कंप्लीट टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग, हर डिपार्टमेंट उनका कंप्लीट है। हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स को, क्योंकि वही बात है आपने जैसे कहा कि पहले 4-5 सीजन में वो शुरू में ही कहीं बाहर बोर हो मैं जाते आपको बता रहा हूँ, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तरह कंफ्यूज हो गया कि मोहम्मद आमिर को टीम में अब लाएंगे ना लाएं। वो बॉलिंग इतनी अच्छी करा रहा है वो, लेकिन वो अब कंफ्यूजन मची है कि अभी ये इस पे कंफ्यूजन है। इस पे कंफ्यूजन है बिल्कुल। अभी काफी लोग ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि भाई मोहम्मद आमिर को दोबारा ऐड किया जाए, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, कोई जरूरत नहीं है भाईजान। उसने जब पीएसएल खेलना है, उसने खुद ही बाय चॉइस या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उसने एग्जिट लिया था, तो वो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस 100%, क्या बात है, खूबसूरत बॉलिंग। आप मोहम्मद आमिर से इंप्रेस है? देखें हाँ, नहीं, वो चीज़ ना छेड़ें जिसपे मैं बहुत लंबी बात करने लग जाऊँ, लेकिन ही इज अ गुड बॉलर और मुझे उस पे कोई डाउट नहीं एज अ प्लेयर ही इज अ गुड। हाँ, ही इज गुड, लेकिन मैं इन जनरल उनकी टीम में वापसी पे कह रही हूँ, अदरवाइज पीएसएल में ही इज परफॉर्मिंग रियली वेल। टीम में वापसी में असल में ना पीसीबी और मोहम्मद आमिर के आपस के ताल्लुकात इतने वो डिस्टर्ब हैं, वापसी तो नामुमकिन है उनकी। कि उसमें मोहम्मद आमिर की जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। बिल्कुल, वो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलते रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद आमिर की एक बात समझ मुझे आती नहीं है, प्लेयर वो बहुत अच्छा है, लेकिन कंफ्यूज है वो, अपनी वर्बली बड़ा कंफ्यूज है। कभी कहता है कि मैंने खेलना है, कभी कहता है मैंने नहीं खेलना, बोर्ड को भी कंफ्यूज किया हुआ है, खुद भी कंफ्यूज है। फिर इन दी एंड उसने फाइनल डिसीजन लिया कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है, T20 फॉर्मेट वाली मैंने लीग्स खेलनी है और मैंने वहीं से पैसा कमाना और सही रहना। उन्होंने आईपीएल भी जाना था शायद। आईपीएल वो एक्सपेक्टेड है 2026 या 2027 का खेलेंगे, क्योंकि उनको इंग्लैंड की नेशनलिटी पासपोर्ट जो है वो डिलीवर होगा, उसके बाद वो उनके चांसेस है कि आईपीएल खेलेंगे वो। तो ये बड़ी एक बात होगी कि ये आईपीएल खेलेगा मोहम्मद आमिर। लेट्स सी क्या होता है जी। चलें जी, हम मोहम्मद आमिर से निकल के अब दोबारा से आते हैं लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद पे। कदाफी स्टेडियम में ऑडियंस कैसी आपको लगी जी? अभी 2 एलिमिनेटर हुए हैं, ऑडियंस कल में थोड़ी कम लगी। काफी कम थी, पता नहीं क्यों। आई थिंक गर्मी की वजह से या शायद इंटरेस्ट लोगों का शायद इतना नहीं हो, क्योंकि इंटरेस्ट तो था, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट लाहौर कराची। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पीएसएल जब ये इस सीजन का स्टार्ट हुए ना, तो इधर पहले दिन से ये शिकायत थी कि अवाम मैच नहीं देखने आ रही। कराची के स्टेडियम खाली था, रावलपिंडी का स्टेडियम खाली था, तो लाहौर ने एक कमबैक मारा था जब पेशावर और कराची का मैच हुआ था। उसके बाद लाहौर ने कमबैक नहीं मारा। आई डोंट नो क्या वजह है, लेकिन लोगों को आना चाहिए स्टेडियम है, तो लोगों को इनकरेज करूंगा कि वो आएँ। लाहौर का मैच है, अपनी लाहौर की आवाम तो खास तौर पे स्टेडियम में जाए और आई होप भर जाएगा ये स्टेडियम। अच्छा, ये लाहौर ने कल जो मैच जीता ना, वो थोड़ा सा मोराल अप हुआ लोगों का, शायद आज लोग देखने आए मैचेस। हाँ, वैसे और वेदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मौसम, नो डाउट मौसम बहुत ये होता है, गर्मी बहुत है लाहौर में और हीट बहुत है। मैं कहती हूँ कि इतना बहुत बड़ा काम है मैच देखने जाना, बिकॉज गर्मी में वॉक करना है और फिर वो जाहिर उन्होंने बैरियर, बिल्कुल वो सारा जो है वो हर्डल है वो क्रॉस करके वहाँ बैठना। अब हर किसी के लिए वो एक थोड़ी देर के लिए कदाफी स्टेडियम आपको खुश रखता है 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद जब आप भूख लगती है आपको, तो फिर आप कहते हैं यार चलें घर ही जाते हैं। तो आवाम बोर हो जाती है ज़्यादातर, वो कहती है 3 घंटे का मैच मैं क्यों बैठ के देखूंगा, लेकिन आना चाहिए। देखिए ये एक अच्छी चीज़ है। आपके मुल्क में एक इवेंट हो रहा है, कम से कम उसको थोड़ा सा ऑन तो करें। लाहौर वालों को तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए इस मामले में। अच्छा जी, बांग्लादेश की सीरीज़ का आपने शमशेर अभी जिक्र किया है, स्क्वाड का ऐलान हो गया है। पहले तो हम कह रहे थे जी कि बांग्लादेश की टीम नहीं आएगी और वो ज़ाहिर उनके कंसर्न्स मौजूद है, फिर चेयरमैन पीसीबी ने उनको राजी किया। 3 T20 मैचेस हैं, कैसे मैचेस होंगे और जो स्क्वाड है क्या हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है स्क्वाड की शक्ल में? देखें, स्क्वाड बहुत अच्छा अनाउंस किया पीसीबी ने। रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है। उसके अलावा साहिबजादा फरहान ने कमबैक मारा है। सुफियान मुकीम का मुझे एक अफसोस है, लेग स्पिनर, उनको टीम में डालना चाहिए था, जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज भी खेली थी, खासी अच्छी बॉलिंग करती थी, लेकिन वो टीम में नहीं आए। उसके अलावा सलमान अली आगा, शादाब खान सेम वाइस कैप्टन, अच्छा स्क्वाड है। अभी पीएसएल सबने खेला है, वो कैप्टन है और वो वाइस कैप्टन। हाँ जी, इधर पाकिस्तान टीम में शादाब जो है वाइस कैप्टन बने थे, जो पाकिस्तान ने पिछली न्यूजीलैंड की सीरीज खेली थी, उसी से वो वाइस कैप्टनसी उनकी चल रही है। तो सब ने पीएसएल अभी फ्रेश खेला हुआ है। बांग्लादेश ने अभी 2 दिन पहले यूएई के खिलाफ 3 जो T20 मैचेस है उसमें उन्होंने सीरीज हारे हैं। वो यूएई ने 2-1 से बांग्लादेश को सीरीज हराई है, तो उनका मोराल बांग्लादेश का वहाँ से डाउन है। और यहाँ से सारे पीएसएल खेल के जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को 3-0 तो देना ही चाहिए बांग्लादेश को टफ टाइम, क्योंकि इन्होंने आपको टेस्ट मैचेस की 2-0 जो हराया ना, उसका बदला भी आपको लेना चाहिए। तो ये बड़ी क्रिकेट में एक राइवलरी भी होती है, उसको जरा मेंटेन रखना पड़ता है। स्क्वाड कैसा लग रहा है? स्क्वाड मुझे बड़ा बैलेंस रखा है, बहुत बैलेंस है। नए लड़के आए हैं, साहिबजादा फरहान वापस आया है, आपके पास एक अच्छा फास्ट बॉलर नसीम शाह हारिस रऊफ की सूरत में जा रहे हैं, बैटिंग आपको अच्छी है, सलमान अली आगा इन फॉर्म है।
तो बाकी हसन नवाज की इंक्लूजन उन्होंने किया, बिल्कुल सही किया। मुझे लगा न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद हसन नवाज को ड्रॉप कर देंगे, तो यंगस्टर्स की टीम है और सारे PSL खेल के जा रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस स्क्वाड से पाकिस्तान। हम तो खुश हैं, लेकिन अब अल्लाह करे कि ये इस तीन T20 मैचेस की सीरीज़ में अवाम को भी खुश करे और अच्छा परफॉर्म करे, बिकॉज मुझे लगता है शमशेर कहीं ना कहीं आप PSL में लोगों की इंटरेस्ट ना होना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स है कि हमारी जो नेशनल टीम है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, और क्रिकेट से ओवरऑल पीपल आर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। आप डिसअपॉइंटमेंट का लेवल देख रहे हैं कि बाबर आजम पिछले साल डेढ़ से आपको कुछ खास परफॉर्मेंस उस लेवल की जो दिया करता था नहीं दे रहा। ये नहीं कह रहा कि उसने हाफ सेंचुरी ने स्कोर नहीं किया, स्कोर किया उसने, लेकिन जो ट्वीट होती है ना देखना बाबर आजम को, आपकी अटैचमेंट यहीं से पता लग जाती है कि वो जब स्टेडियम में लाहौर का मैंने पेशावर का मैच देखा था, वो स्टेडियम में आता था, लोग शोर करते थे, यानी कि हम अभी भी उसको ओन करते हैं, हम अभी भी चाहते हैं कि वो सेंचुरी करे। अभी उसने सेकंड लास्ट मैच में 97 रन किए हैं, खूबसूरत इनिंग। मतलब कि यही बाबर आजम हमें चाहिए था, पिछले कितने अरसे से हमने उसको मिस किया है। तो आई होप अभी भी बाबर आजम के 3 से 4 साल हैं क्रिकेट के अच्छे खुले, तो इसमें परफॉर्म करके अगर विराट कोहली की तरह रिटायरमेंट लेना चाहता है वो, तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। मुझसे उस दिन कोई पूछ रहा था कि बाबर आजम क्या करे, वो क्या करे ऐसा कि वही वो अच्छा खेले। मैंने कहा थोड़ा एग्रेशन दिखाए, थोड़ा ओन करे कि यहाँ मैं पिच पे खड़ा हूँ, थोड़ा खेले, जरा बॉल्स को खेले। लेकिन जहाँ वो डरेगा वो आउट होगा। वो चाहता है मुझे मेरी फेवरेट बॉल मिले, नहीं मिलेगी। बॉलर आपको फेवरेट बॉल नहीं देगा, जाहिर बात है, एक कंपटीशन चल रहा है, आपको क्यों आपकी फेवरेट बॉल देगा। बाबर कहता है बाबर कहता है मुझे यहाँ बॉल मरे मैं उसको ड्राइव मारूं। आप अपने अंदर वैरायटी लेके आए, आप अपने अंदर एग्रेशन लेके आए, ताकि बॉलर आपसे डिस्टर्ब हो। वो बाबर में वो चीज़ नहीं आ रही। रिजवान बड़ा आउट ऑफ फॉर्म है इस चीज़ को लेके, बॉल लड़खड़ाने लग गया पिच के ऊपर, तो वो चाहता है कि मेरी पसंदीदा बॉल आएंगी तो मैं खेलूंगा, वरना नहीं। तो इस तरह क्रिकेट नहीं होगी। आपको अब इस दौर में वैरायटी ऑफ शॉट्स आनी चाहिए। T20 क्रिकेट बहुत इन है, अगले आपने साल डेढ़ में आपने टेस्ट क्रिकेट आपने खेलनी नहीं है, ODI क्रिकेट का आपका अभी कोई फॉर्मेट नहीं आ रहा, आपने सिर्फ T20 क्रिकेट इस साल खेलनी है ज़्यादा। तो आपको ज़्यादातर वैरायटी ऑफ शॉट्स लेके आनी पड़ेंगी, ताकि आप आजकल की क्रिकेट का मुकाबला कर सकें, वरना आप पीछे रह जाएंगे, जो हम पीछे रह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बाबर के अलावा भी मेरा समहाउ ये रहता है कि ठीक है, अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीग्स। अगर बाबर आजम फॉर्म में नहीं है, नहीं खेल रहे, बाकी क्यों नहीं खेल रहे? ये एग्जैक्टली मेरा भी ये सवाल है, क्यों नहीं खेल रहे, बाकियों को क्या प्रेशर है? अच्छा, सोशल मीडिया पे अब आजकल दौर सोशल मीडिया का, तो हर मैं उसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ, जब भी बाबर की कोई बात होती है तो हर कोई ये सवाल करता है कि यार बाकी ये क्या कर रहे हैं टीम में। बिल्कुल सही आपका सवाल है, बाकियों से भी पूछा जाए कि आप टीम में क्या कर रहे हैं। आप हर जिम्मेदारी बाबर पर डाल के बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि अगर बाबर आउट हुआ पीछे लाइन लग गई है। अच्छा, ये नेचुरल है अनुराग, मैं आपको एक बात हूँ, ये थोड़ा नेचुरल है। आपका जो हीरो प्लेयर होता है ना, आपकी उस पर नजर इतनी टिकी होती है, आप उसी से उम्मीद लगा के बैठे थे यार ये आज कुछ करेगा तो मैं आज मैच देखूंगा, वरना मैच नहीं देखूंगा। लेकिन हीरो तो बाकी भी प्लेयर्स टीम में को बुरे प्लेयर्स नहीं है। यही तो है कि आप बाकी प्लेयरों को बिल्कुल आप कट डाउन कर देते हैं, आप वहां से चेंजेस करी जा रहे हैं, बाबर खेली जा रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपको जरा बैलेंस रखना पड़ता है। एक अच्छा जो क्रिकेट फैनेटिक होता है, लड़का या लड़की जो भी वो क्रिकेट देखता है, उसको ये पता होगा इस चीज़ के बारे में कि यार इट्स अ टीम गेम, और क्रिकेट इतनी सेंसिटिव गेम है कि आपसे एक गलती पे ना वो सारा ब्रिज नीचे आके गिर सकता है। तो बाकी स्पोर्ट्स है ना जिनमें टीम गेम, बास्केटबॉल होगी, फुटबॉल होगी, उसमें ना टाइम बहुत है गलती को संवारने के लिए। क्रिकेट में टाइम बड़ा थोड़ा होता है कि आप गलती कर लें, उसको कवर अप करने के लिए आपको वो टाइम बहुत थोड़ा होता है। और ऐसी स्पोर्ट्स है, इतना सा बॉल है, कहीं से भी निकल जाएगा, आप आउट हो सकते हैं। तो आपको बाकी टीम में भी देखना पड़ेगा। अब सलमान अली आगा जो है बड़ा अच्छा कमबैक मार रहे हैं क्रिकेट में, उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज में बहुत अच्छा खेला है। रिजवान पहले हमारा सिर्फ स्पोर्टिंग रोल करता था बाबर के साथ, अब सलमान अली आगा भी आ गया उस रोल में। बाकी देखते हैं, बाकी से उम्मीद है साहिबजादा फरहान टीम में आए, देखते हैं बांग्लादेश की सीरीज में वो क्या करते हैं, ये रोल सारे बड़े अदा करने लेकिन अब ये बात भी तो है ना कि हमने अच्छे प्लेयर्स नए, साहिबजादा फरहान का जिक्र कर रहे हैं, दीगर प्लेयर्स का कर रहे हैं, आप एक मैच ना खेला तो अगले में हम उनको मौका नहीं देंगे। ये तो हमारा मैं अब इसको बोर्ड में इसको थोड़ा इंक्लूड करूंगा। देखिए ये अजीब ही सिस्टम आ रहा है बोर्ड का, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म किया तो आप अगले हाँ जी, हम लोग बिलीव करते हैं कि यार वो लड़का बस एक दिन आया, वो छक्के मारे और अगले दिन टीम में पक्का हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसेस है क्रिकेट का। सलमान भट्ट साहब के साथ मैं शो कर रहा था, उनसे मेरी यही इस बात पे बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि यार एक प्रोसेस होता है, आप लोग देखते हैं PSL में एक प्लेयर है, उसने सेंचुरी की, वो आ गया पाकिस्तान टीम में, कैसे आ गया, लोग शोर डालते हैं ये कैसे सिफारशी है, ये वो नहीं, तो एक प्रोसेस से गुजरा होता है। वो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली होती है, उसने ख्वारी काटी होती है, उसने वैगनों में बैग रख के वो क्लब में जाके क्रिकेट खेला होता है, उसने पता नहीं कितने लोगों को मुंह लगाया होता है, उसने पता नहीं कितने लोगों के तरले डाले होते हैं, मेहनत करके ऊपर आया होता है। वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता जो टीम में आता है। तो बड़ा ज़रूरी है
कि इन लोगों को आप इन अब देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुझे मुझे समझ नहीं आती, इतनी मेहनत करके जब प्लेयर को आप पीएसएल या ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके आते हैं, थोड़ी और मेहनत करके उसको टीम में ले आओ। हाँ, थोड़ा ओन कर लें और कंसिस्टेंट चांसेस देते तो वो शायद और खेल सब भी पे ले। नजर रखें, मैं कहता हूँ सब पे नजर रखें, बराबर की नजर रखें। फिटनेस के बड़े मसले आते हैं तो इन सब चीजों को देखें, वरना तो नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शमशेर नियाजी, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट शमशेर हमारे साथ मौजूद थे, पीएसएल के ऊपर तवज्जो दे रहे थे। और आज लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद मैच होने वाला है, सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ मेडिकल की फील्ड में अपनी एक पहचान बनाई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इनकी एक जो रील थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। डॉक्टर जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। और इसके साथ साथ ये ख़वातीन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उसके अलावा दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको उसके हवाले से अवेयरनेस देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। और इनकी एक जो रील जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, इन्होंने बच्चों के स्लीप ओवर्स के हवाले से, यानी जो बच्चे अपने दोस्तों के घर प्लान करते हैं स्लीप ओवर का, उसके नुकसानात पर बात की थी जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई और डेफिनेटली बहुत सारे पेरेंट्स के लिए आई ओपनर भी थी। आज हम डॉक्टर जवेरिया से यही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फैमिली लाइफ और अपनी जो सोशल मीडिया लाइफ है या अपनी जो हेल्थ है उसको कैसे बैलेंस रखा जा सकता है। डॉक्टर जवेरिया नवीद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर जवेरिया, थोड़ा सा हमें बताइएगा, चूँकि आप स्टेट्स के अंदर हैं और वहाँ पर आप पिछले 13 साल से प्रैक्टिस करी हैं, हाउ इज़ इट गोइंग सो फार, और थोड़ा सा हमें अपने कंटेंट क्रिएशन वाली साइट के हवाले से भी बताएं। Ji, Assalamu alaikum and good morning. Thank you so much for having me on the show. It's a pleasure. मैं पाकिस्तान में पली बड़ी हूँ। मैंने मेड स्कूल जो है अपना इस्लामाबाद से किया, फाइनल ईयर में शादी हो गई। उसके बाद से पिछले 13 साल से मैं यूएस में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान मेरा पहला घर है, अब अमेरिका जो है वो मेरा दूसरा घर है। और मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने रिसेंटली यही समझ लें कि पिछले 1 साल से थोड़ा-सा ज़्यादा अरसा जो है मैंने वो कंटेंट क्रिएशन मैंने शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। मेरे ब्लॉग का मकसद जो है वो शुरू से ये था कि मैं लोगों को कुछ एजुकेट करूँ, कुछ अवेयरनेस फैलाऊँ और इसके अलावा मैं कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह भी अपने ब्लॉग पे करती रहती हूँ ताकि सबका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। ठीक हो गया। डॉक्टर जवेरिया, जिस रील का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं ज़रूर चाहूँगी कि अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लोगों को कन्वे करने की कोशिश की है। मोस्टली पेरेंट्स, हालांकि ज़ाहिर है माँ बाप से ज़्यादा कौन केयरफुल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हम इन छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात हम कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे फेस करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस रील के हवाले से भी, और आप एज अ पेरेंट क्या कंसर्न्स फील करती हैं? जी, सो स्लीप ओवर मतलब कि आप अपने बच्चे को किसी और के घर भेज रहे हैं रात गुज़ारने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अम्मी से जब ये बात करी थी, तो उन्होंने मुझे कभी बचपन में स्लीप ओवर्स अलाउ नहीं किए थे और बचपन में मुझे बुरा लगता था। जैसे अब हम जब बच्चों को मना करते हैं, तो उनको बुरा लगता है, उनको गुस्सा आता है, वो नहीं समझते कि हम उनको क्यों मना करें। लेकिन अब जब मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं बेहतर तौर पे अपनी अम्मी की रीज़न्स को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी अम्मी ने बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने हमें बचपन में स्लीप ओवर्स नहीं अलाउ किए। और जो रिस्क्स जिनका हम ज़िक्र कर रहे हैं, वो रिस्क्स दिन में भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ डेंजर सिचुएशंस या रिस्क्स जो हैं वो रात को ही हों। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बच्चे को अपने दिन में कहीं भेजते हैं, सब उस वक़्त जाग रहे होते हैं, एवरीबॉडी इज़ अप एंड अबाउट, तो लोग आप आपके बच्चों को और अपने बच्चों को ज़्यादा बेहतर तौर पे मॉनिटर कर सकते हैं। रात में चूँकि सब सो रहे होते हैं, तो उतनी उस हद तक मॉनिटरिंग नहीं हो सकती बच्चों की, जिसमें ये है कि रिस्क्स के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जिन रिस्क का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, उनमें सबसे पहले तो जो हम सब जानते हैं कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ रिस्क ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, उसके अलावा जी ये है कि आजकल का ज़माना जो है वो चेंज हो गया हुआ है। हर बच्चे के पास एक स्क्रीन मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। तो जब बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो किसी गलत कंटेंट से एक्सपोज़ हो जाए, जो कि उसकी आँखों को नहीं देखना चाहिए।
इसके अलावा जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो पीयर प्रेशर में आके कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, कोई शरारत कर सकते हैं, कोई गलत चीज़ खा पी सकते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। जो जो कि जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो कोई ना कोई शरारत इस किस्म की उनके दिमाग में आती है। इसके अलावा ये है कि अगर आपके बच्चे सुपरवाइज़ नहीं है एक स्लीप ओवर पे तो बुलिंग का खदशा भी होता है। और इसके अलावा आपको नहीं पता कि आप जिस घर में बच्चे को भेज रहे हैं, वहाँ पे रात को कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप आपके बच्चे के साथ कौन रूम शेयर कर रहा है, आपके बच्चे के साथ कौन बेड शेयर कर रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्लीप ओवर्स को मेरे ख़्याल में थोड़ा डेंजरस बनाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, आपने भी पहले अपनी बात के आगाज़ में कहा कि जब हम अपने बचपन में रिलेट कर पाएँ तो हमें बड़ा बुरा लगता था, और लेकिन तब शायद हमारा सोशल मीडिया एक्सपोज़र इतना ज़्यादा नहीं था, हमें इतने सोशलाइजिंग के हवाले से अवेयरनेस थी, हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड किस्म के बच्चे हुआ करते थे। बट नाउ किड्स आर वेरी मच अवेयर कि उनको अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है, उनको सोशल मीडिया एक्सपोजर भी चाहिए। पेरेंट्स के लिए समटाइम इट गेट्स वेरी चैलेंजिंग कि वो बैलेंस कैसे करें अपने बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज़ में। सो व्हाट्स योर सजेशन ऑन दैट कि बच्चे सोशल भी रहें, सेफ भी रहें, और पेरेंट्स उनके लिए जिन बाउंड्रीज़ का तयन कर रहे हैं वो कितनी मॉडरेशन के साथ करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली फिर बच्चा एक रेबल के तौर पर भी समटाइम्स रिएक्ट करता है। जी, तो इसको सेफ बनाने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप अपना एक ऐसा सोशल सर्कल बनाएँ, जहाँ पे आप अपने दोस्तों को और उनके घरों को ट्रस्ट कर सकें। तो आप बच्चों को वहाँ भेजें, जहाँ पे आप उनको आप समझते हैं कि वहाँ पे उनको इतने खतरात नहीं उनको पेश आएँगे। और मेरा ये असूल है कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी डाउट है, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि भई आप मेरे घर पे प्ले डेट कर लें, मैं सुपरवाइज़ करूँगी, मैं बच्चों का ख़्याल रखूँगी, तो आप मेरी तरफ भेज दें। एक हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी के घर भेज रहे हैं तो आप उन माँ-बाप को ताकीद कर सकते हैं कि भई आप इंश्योर करें कि हर वक़्त सुपरविज़न मौजूद है आपके पास और आप बच्चों को देख रहे हैं। ये ना हो कि बच्चे अकेले घर पे हैं और आप कहीं बाहर निकल जाएँ। तो कोई ना कोई बड़ा बच्चों को देखने के लिए मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा ये है कि आप अपने बच्चों से बात करते रहें, आप उनको बताइए कि बेटा ये सही है, ये गलत है, ताकि अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आ रही हो, अराइज़ हो रही हो, तो आपका बच्चा उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके और आपसे राब्ता कर सके। यहाँ पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ एक कोड वर्ड सेट कर लें, जिसका सिर्फ़ उसको पता हो और आपको पता हो, और अगर आपका बच्चा वो कोड वर्ड कहीं पे भी है और आपको वो बच्चा आपका टेक्स्ट करता है वो कोड वर्ड, तो उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा इस वक़्त किसी खतरनाक सिचुएशन में है जहाँ से वो चाहता है कि आप उसको जाके रेस्क्यू कर लें। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं प्ले डेट्स को या इवन स्लीप ओवर्स को सेफ बनाने के लिए। ठीक है। इन जनरल डॉक्टर वेरिया, सिंस यू आर डॉक्टर एज वेल, बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन की एक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है थ्रू सोशल मीडिया। वी डोंट रियलाइज़, और हम उसमें डिफरेंशिएट करते हुए इतने ज़्यादा, ज़ाहिर है एक आम आदमी के लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। आप अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाती हैं, एंगेजिंग कंटेंट भी है, एट द सेम टाइम कैसे फ़िल्टर किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड है या किसी भी तरह की है, इट्स कमिंग फ्रॉम द राइट पर्सन, और उसको कैसे फ़िल्टर करना है हमें? ठीक है, सो एक तो बात ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास अब एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया है, तो आप अपने रिसोर्सेज़ को पहले चेक कर लें। आप देखें कि आप किसी रिप्यूटेबल रिसोर्स को जो है वो फ़ॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि अगर बच्चों के मामले में या पेरेंटिंग के मामले में है, तो ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो कि मुख्तलिफ रील्स बना रहे हैं, जो कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप ऐसे रिसोर्सेज़ के पास जाएँ जिनको आप ट्रस्ट कर सकें, जिनके कोई अच्छे क्रेडेंशियल्स हों, ताकि आप ये मेक श्योर कर सकें कि आप किसी गलत इन्फॉर्मेशन को नहीं अपना रहे। ठीक है। इन द एंड डॉक्टर ज़ुबैया, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप यूएस में रह रही हैं, वहाँ पे बड़ा मुख्तलिफ है पेरेंटिंग को लेकर, और ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में हमारी अपने सोसाइटी से रिलेट करें, इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो आप ये बैलेंस कैसे कर रही हैं एज अ पेरेंट? बैलेंस तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में आप बेशक यूएस में हों या पाकिस्तान में हों, ये बैलेंस एक मुश्किल ही है कि आप अपनी डेली रोज़मर्रा की रूटीन में आप अपनी जॉब को भी मैनेज करें हैं, आप अपनी हॉबीज़ को भी मैनेज करें, आप बच्चों को भी मैनेज करें। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि आप हर चीज़ को कंपार्टमेंटलाइज़ कर लें।
जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत है, तो उस वक़्त मैं माँ तो हूँ, लेकिन हुँ। डॉक्टर होना जो है वो हर चीज़ पे, बाकी सब चीज़ पे उस वक़्त फ़ोकियत लेता है। सो आई हैव टू मेक श्योर कि उस वक़्त मैं अपने पेशेंट्स पे और हॉस्पिटल में फ़ोकस कर रही हूँ। फिर हफ़्ते में मैं 1 या 2 दिन ऐसे निकालती हूँ जिसमें मैं कंटेंट क्रिएशन को टाइम देती हूँ। मैं 3 या 4 घंटे निकालती हूँ उसमें, जिसमें मैं अपनी रील्स बनाती हूँ, अपना कंटेंट प्लान करती हूँ और उस वक़्त मैं अपनी हॉबी को टाइम देती हूँ। और शाम को जब मैं अपने बच्चों के साथ होती हूँ, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि उस वक़्त ना मैं कंटेंट क्रिएशन को टाइम दूँ और ना मैं अपने पेशेंट्स को टाइम दूँ। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जवेरिया नवीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने भी ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। डॉक्टर जवेरिया नवीद हमारे साथ मौजूद थी, पेरेंटिंग को लेकर कुछ टिप्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। आज हम जिस बीमारी के हवाले से बात करने वाले हैं उसको हम जब भी डिस्कशन में लाते हैं हम कहते हैं कि तमाम तर जो कह ले बीमारियों की जड़ है डायबिटीज़ जी, जिसको सिर्फ पहले 2 एग्ज़ाम पे समझा जाता था कि टाइप ए एंड टाइप बी जो डायबिटीज़ है वो लोगों को होती है, मगर अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। हाल ही में जी बैनुल-अक़वामी डायबिटिक फेडरेशन कि ने डायबिटीज़ की एक नई टाइप को दरियाफ्त किया है जिसे टाइप 5 का नाम दिया गया है। और टाइप 5 डायबिटीज़ नाम पाने वाली ये जो किस्म है इसकी एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 2.5 करोड़ जो लोग हैं वो इससे मुतासिर हैं और ये अमूमन कम और नॉर्मल जो आमदनी रखने वाले ममालिक हैं इनमें ग़िज़ाई किल्लत का जो शिकार यंगस्टर्स हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। आज हम इस डायबिटीज़ की जो नई किस्म है इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये एक नई किस्म है या जो ऑलरेडी डायबिटीज़ टाइप ए एंड टाइप बी एग्जिस्ट कर रही है उसी की कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है। इसके लिए डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये टाइप 5 डायबिटीज़ के हवाले से बताइएगा, ये है क्या, इसकी इब्तदाई अलामात कौन सी हैं और इसके अलावा इकसाम को लेकर भी आप हमें क्या बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया अर्मिला। टाइप 5 जो डायबिटीज़ है जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो अभी चंद माह पहले जो बैंकॉक में IDF हुई, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की मीटिंग, उसमें सबसे पहले ये उस किस्म की डायबिटीज़ को ये नाम दिया गया। और बेसिकली जो डायबिटीज़ है वो 2 किस्म की है। एक टाइप 1 है जो बच्चों में होती है और जिसकी वजह ये है कि उनके लुब-लुबा डैमेज हो जाता है, यानी किसी वायरल के इन्फेक्शन वगैरह की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अपने लुब-लुबा को जिस्म अपना हिस्सा नहीं समझता और उनके जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनकी फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है इंसुलिन बनाने की, इसलिए उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ही लेनी पड़ती है। जो सबसे कॉमन टाइप है पाकिस्तान में और दुनिया में वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसकी नमूसी है कि माँ बाप को है तो आप में चांस ज़्यादा है और उसका मोटापे से बहुत ज़्यादा करीबी तल्लक है। तो वो हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 80% लोगों को वो है। ये जो नई किस्म की टाइप 5 डायबिटीज़ हम कहते हैं, ये मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन जो आपके बचपन में या जब आप एडोलेसेंस में होते हैं, यानी कि जब आप 18-19 साल के होते हैं और आपको प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी, आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, तो वो प्री डिस्पोज करती है आपको इस किस्म की डायबिटीज़ पे। और इस किस्म की डायबिटीज़ में जो बेसिक डिफ़ेक्ट है वो ये है कि आपका जो लुब-लुबा है जिसकी नशो नमा होनी होती है, ज़ाहिर है बचपन से हो रही होती है कि उसने मल्टीप्लाई होना है, सेल्स ने, बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाने वाले हैं उन्होंने एक शेप लेनी है, उन्होंने फॉर्म लेनी है, उनकी एक डेंसिटी बननी है, वो नहीं बन पड़ती न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से। और अब देखा गया है कि जब वो नहीं बन पाते तो वो भी इसी तरह ही होते हैं कि इंसुलिन की कमी हो जाती है जिस्म में, सारी उम्र वो रहती है और उनको फिर हमें इंसुलिन ही देनी पड़ती है इन लोगों को। तो इसलिए ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ये इसको आइडेंटिफाई हुई है रिसेंटली और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान में ये देखी जाती है, जहाँ हम लोग जो ऑल्दो मोटापा भी बहुत ज़्यादा है जिसको मेल न्यूट्रिशन का हिस्सा है, मगर दूसरी तरफ
एक्सट्रीम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं, ख़ासकर बच्चों में जो उनको खुराक मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो उनके लुबे पूरी तरह काम नहीं करते और उनके बाद में उनको काफ़ी सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है और फिर उनको इंसुलिन ही देनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे डायबिटीज़ के हवाले से कहा जाता है कि ये खामोश एक मर्ज़ है, लेकिन क्या ये टाइप भी खामोशी से बढ़ती है या इसकी अलामात अचानक ज़ाहिर हो जाती हैं? जो तो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो अचानक ही ज़ाहिर होता है, वो तो एकदम बच्चा कोमे में चला जाता है और तब ही हमें पता चलता है कि उसके जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं है और उसकी फ़ैट जो है वो टूट रही है बजाय ग्लूकोज के, और वो कीटोन्स बन जाते हैं और वो बिल्कुल कोमे में चला जाता है और अक्सर ऐसे डायग्नोज। ये जो मर्ज़ है ये उन बच्चों में जो ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन का कंसेप्ट नहीं है, जो उनको खिलाने पिलाने का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, हमारी जो बेस ऑफ द पिरामिड पे कम्युनिटी है जो कितना अफोर्ड नहीं करती अच्छी खुराक, उनमें देखी जाती है और ये ग्रेजुअली बढ़ती है। और इसमें देखा जाता है कि बच्चे को अक्सर 300-400 शुगर होती है और फिर वो कंट्रोल नहीं हो पाती तो उनको इंसुलिन ही देनी पड़ती है ये टाइप 5 डायबिटीज़ में। तो इसका हल तो यही है कि हम तमाम बच्चों की, जो हमारा मुल्क का भी असासा हैं, माँ बाप का भी असासा हैं, हम सब के लिए असासा हैं, उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, उनकी बचपन से लेके, बल्कि जब वो माँ के पेट में हैं तब भी उनकी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक़्त भी उनकी न्यूट्रिशन ख़राब है तो उनका आउटकम यही होगा कि जब वो डिलीवर हो जाएंगे उसके चंद साल बाद उनको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ से ये जो सीड्स हैं ये वहीं बोए जाते हैं माँ के पेट में, जब आपकी एंटीनेटल केयर सही नहीं है। और पाकिस्तान में मेरी एक तहकीक मैंने की थी कि जो पंजाब है, इवन इसमें 30% औरतों को स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट अवेलेबल है, यानी 70% औरतें दाइयों से, नाइयों से, इनसे डिलीवरी कराती हैं। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी, सी और इवन डायबिटीज़ के भी बीज वहीं बोए जाते हैं जब आपकी एंटीनेटल केयर सही नहीं होता। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जेनेटिक फैक्टर्स हैं उनके हवाले से भी बताइएगा कि वो होते हैं इनकी वजह से टाइप 5 डायबिटीज़ होती है। देखिए, टाइप 5 जो डायबिटीज़ है ये सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पैदा होती है और उसमें ज़ाहिर है कंटेमिनेशन अपना हिस्सा डालती है, क्लाइमेट चेंज अपना हिस्सा डालती है, साफ़ पानी का ना मिलना बच्चे को वो एक अपना हिस्सा डालते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 1947 में हम पैदा हुए, लेकिन अभी तक हमारी मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स आती जाती रहीं, लेकिन कोई गवर्नमेंट भी हकीकतन एक साफ़ गिलास पानी का नहीं दे सकी अपने लोगों को। तो हमें इस पे कंसंट्रेट करना है, लोगों को शऊर दिलाना है। और मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको उर्मिला और पब्लिक टीवी को कि उन्होंने ये उजागर किया है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब अवेयरनेस को लेके। अच्छा, बचपन की जो ग़िज़ाई कमी है क्या किस हद तक इस बीमारी को ट्रिगर करने में या इसके रिस्क को बढ़ाती है, और क्या ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो हर बच्चा है उसके अंदर टाइप 5 डायबिटीज़ हो सकती है? बिल्कुल ख़तरा होता है जब आप ग़िज़ाई किल्लत, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत का ये मतलब नहीं कि आप आटा कम ले रहे हैं या चावल कम ले रहे हैं, उसका मकसद ये है कि जो आप बैलेंस्ड डाइट जिसको हम कहते हैं, जिसमें सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट हैं, लेग्यूम्स हैं, आपके ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह, अगर आप एक ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें गोश्त भी शामिल है, मुर्गी भी शामिल है, अंडे भी शामिल हैं, दूध भी शामिल है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स शामिल हैं, तो उसको हम एक कहेंगे कि बहुत अच्छी बैलेंस डाइट है। और अगर ये आप न्यूट्रिशन पूरी की पूरी लें, या अगर आपको नहीं पता तो किसी करीबी डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से मशवरा कर लें। और अगर ये आप अपने बच्चे को देंगे तो माँ के दूध के बाद सबसे बेहतर तोहफ़ा ये होगा उस बच्चे के लिए, बिकॉज़ वो बच्चा सिर्फ डायबिटीज़ टाइप 5 से नहीं बचा रहेगा,
बल्कि बहुत सारी और बीमारियों से बचा रहेगा, उसकी स्टेंटिंग से बचा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टेंटिंग, ग्रोथ का कम होना, फिज़िकली मेंटली कम होना भी बहुत कॉमन है, और ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से, जो चाइल्डहुड में या एडोलेसेंस को होती है। तो ये करने से आप बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ गुर्बत या ग़िज़ाई किल्लत ही है, या जैसे आपने आलूदगी का जिक्र किया, या पानी सही अवेलेबल नहीं है, या खुराक है, या इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारे और अवामिल हैं, क्या ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। वैक्सीनेशन का ना होना, जो वैक्सीनेबल बीमारियां हैं उनका जन्म लेना, चाहे वो खसरा है, चाहे वो मीज़ल्स है, मम्प्स है, रुबेला है, इस किस्म की EPI प्रोग्राम को ना फॉलो करना, पोलियो के कतरे नहीं पिलाना, और उसके बाद आपके बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई किल्लत रहना कि एक ही किस्म का फूड दे रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने इतनी लाखों किस्म के खाने पैदा किए हैं, और जितनी खाने में आप डाइवर्सिटी पैदा करेंगे, अगर वही चावल और दाल ही देते रहेंगे या चावल और रोटी देते रहेंगे, तो बहुत सारी मिनरल से, अगर उसमें सब्ज़ियाँ नहीं हैं, उसकी डाइट में फ्रूट नहीं है, दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, अंडे नहीं हैं, तो ये सब जो अल्लाह की नेमतें हैं, इनको इस्तेमाल करें और इनको नेमतें रहने दें, इनको ज़हमतें नहीं बनाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ख़ुद डिज़ाइन की हुई हैं ये डाइट्स। तो उससे बेहतर तो कोई डिज़ाइनर नहीं हो सकता डाइट का। तो बच्चे को कोशिश करें, जब वो वीन ऑफ होता है उसको कीमा ज़्यादा दें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाइड फूड दें, यानी कि बजाय एक किस्म का फूड देने का 15 किस्म के उसमें अज़ा डालें, काली मिर्च डालें, ज़ीरा डालें, ये सब भरपूर हैं शिफा से ये चीज़ें जो, और इनमें मैग्नीशियम वगैरह और ट्रेस एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और पानी कोशिश करें कि आप, जब तक कोई हुकूमत ऐसा नहीं करती कि आप नलका खोलें और वो पानी पी लें, आप पानी को बॉयल करके ठंडा करके उसको पिलाएं, नहीं तो उसको लेड वगैरह बहुत सारी अर्सानिक वगैरह चली जाएगी इस पानी में। ठीक और हो गया। आलूदगी, जैसे आपने कहा, जो एटमॉस्फेयर में आलूदगी है उसका भी बहुत तल्लक है हमारी स्टेंटिंग से भी और टाइप 5। बिल्कुल ठीक है। देन डॉक्टर साहब, जो टाइप 5 डायबिटीज़ है, इसके पेशेंट्स क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, हमारे प्लेटफॉर्म से ये भी बताइएगा। देखें, जब ये शुगर हो जाती है तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। ये इसी तरह ही बिहेव करती है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है, क्योंकि फैक्ट्री उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती है टाइप 1 में। टाइप 5 में फैक्ट्री बन ही नहीं पाती, नशो नमा ही नहीं हो पाता, यानी बीटा सेल्स की ग्रोथ ही नहीं हो पाती, तो बीटा सेल्स डेफिशिएंसी रह जाती है। तो आपको इंसुलिन देनी पड़ती है बच्चे को, एक्सोजनसली बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, जिसकी अपनी पेचीदगियाँ बेइंतहा हैं। वो बच्चा हमेशा एट ए डिसएडवांटेज रहेगा। इसलिए हम हमेशा हर बीमारी में कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है, और टाइप 5 डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा, और इसको नाम भी इसीलिए दिया गया है ताकि इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए डेवलपिंग वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान में, और एग्जैक्टली आप यही कर रही हैं इस वक्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे जी, टाइप 5 डायबिटीज़ के हवाले से बता रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है, सो एहतियात करें, और इस हवाले से आपको बताया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, और मैंने आपको सेगमेंट दिखाना है। आपको अंदरून शहर लिए चलेंगे, जहां आपको पता है लाहौर के जो 12 दरवाजे हैं, और उनमें से एक दरवाज़ा चिट्टा गेट भी है, जिसको अपनी असल हालत में लाने के लिए जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी है वो कोशिश भी कर रही है, और उसकी जानिब से तज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। ये दरवाज़ा है कहाँ पे और किस तरह से इसको रेनोवेट किया जा रहा है, इस हवाले से नताशा रहमान का आपके पैकेज देखें, और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, लाहौर शहर की धड़कनें अंदरून लाहौर को कहा जाता है। अंदरून लाहौर की तारीख और सकाफ़त की उमंगें एक दूसरे से उलझती हुई दिखाई देती हैं। अंदरून शहर में जब भी आते हैं तो यहाँ की पुरानी इमारतें, बाज़ार और गलियाँ, हर एक चीज़ अलग ही दास्तान बयान कर रही होती हैं। और जब अंदरून शहर का नाम लिया जाता है तो आपके जहन में ये बात आती है कि अंदरून शहर में 12 दरवाजे हैं। लेकिन आज मैंने एक दरवाज़ा ऐसा एक्सप्लोर किया है जिसके बारे में
शायद ही आपको इल्म हो। हमने सोचा कि क्यों ना वो दरवाज़ा चल के हम खुद भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि वो दरवाज़ा कब बनाया गया था, उसका नाम क्या है, तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए हमारे साथ। तो नाज़रीन, आज मैं आपको चिट्टा गेट दिखाने लेकर आई हूँ, जो कि अगर हम दिल्ली गेट वाली साइड से आएँ और रंग महल वाली साइड पे जाएँ तो वहाँ ये चिट्टा गेट बनाया गया था और मुगलिया दौर में इस गेट को 1634 और 35 में बनाया गया था। और इस गेट को बनाने का मकसद ये था कि वज़ीर खान मस्जिद, जो कि एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसकी एंट्री के लिए इस गेट को बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे इस गेट की हालत ख़राब होती गई और जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से गेट की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। अब चूँकि वॉल सिटी अथॉरिटी और डिफरेंट NGOs के साथ मिलकर, मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर इस गेट को दोबारा से अपनी असल हालत में लाने की कोशिश की जा रही है। इसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ दुकानें भी मौजूद हैं जिनको ठीक किया गया है। कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा सा दुकानों पर दिखाएं, पैन करें, उन पर मुकम्मल तौर पर गेट्स लगा दिए गए हैं, लकड़ी के गेट लगाए गए हैं और ख़ूबसूरत बनाया गया है। इसके साथ साथ इस गेट का अभी चूँकि काम थोड़ा सा जारी भी है। मेरे साथ अली इस्लाम साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। हमें ये बताइएगा, क्या कहेंगे, गेट को दोबारा से अपनी असली हालत में लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? जी, एक तो मैं इससे पहले ये लाजमी बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं अभी जितनी भी डेवलपमेंट, तो ये एक जो ख्वाब कामरान लशारी, डायरेक्टर जनरल वॉल सिटी ने देखा था, ये उसकी तबीर है। तो ये चिट्टा गेट जो है ये एक एंट्री पॉइंट है वज़ीर खान स्क्वायर के कम्प्लेक्स का। तो प्रोजेक्ट जो हमारा था, जो फोकस था, वो था वज़ीर खान मॉस्क। तो उसमें उसके दो कंपोनेंट थे, एक वज़ीर खान मॉस्क को कंजर्वेशन उसकी और एक उसके नेबरहुड का। तो नेबरहुड में ये जो आप मोनूमेंट देख रही हैं चिट्टा गेट के नाम से मशहूर है, जो अंग्रेज़ दौर में जब इसको वाइट कलर कर दिया गया तो फिर तब से इसको चिट्टा गेट कहना शुरू कर दिया। तो ये चिट्टा गेट का ये इनक्रोच था मुख्तलिफ दुकानों से और इधर लोग जो है ना वो घुसे हुए थे। फिर इसको हमने पार्शली लोगों से पहले इंक्रोचमेंट मूव की, फिर इसकी जो अपना स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 1634-35 में तमीर किया गया था, तो इसका अपना स्ट्रक्चर भी वो इस काबिल नहीं था कि इसको किया जाए। तो फिर हमारे साथ आगा खान कल्चर सर्विस जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं और वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको मिलके इसकी कंजर्वेशन का जिम्मेदारी ली। इसमें अब हमने पार्शली जो दुकानें इनक्रोच थी उनको सेट बैक करके और इसको जो अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन थी जब दिन की ये बनाई गई थी, तो वहाँ पे इसको ले गए हैं। अब इसका जो सेकंड फेज़ है, इस पे डोम का ऊपर काम और इसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी उस पर काम कर रहा है। तो ये बताइएगा कि ये जो डोम का ऊपर सारा काम होने वाला है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइन भी किया जाएगा, सिर्फ या जैसे सफ़ेद पहले था और चूना लगा के इसको सफ़ेद रंग का कर दिया गया था, वैसे ही किया जाएगा? नहीं, इसमें जो इसका डोम है ना, इस पर नकाशी का काम हुआ था, तो वही नकाशी का काम जो अभी कुछ हद तक मौजूद भी है उसको नीचे से निकालने की कोशिश की जाएगी। जो उसमें डैमेजेस हैं उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी और फिर जब ये पार्शली बाहर से भी वागदार हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दुकानें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो अभी इसके अंदर जा रही हैं, तो उसके मुताबिक फिर इसकी एक जो इसका ओरिजिनल डिज़ाइन था इसको उसके मुताबिक फिर रिस्टोर किया जाएगा। कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा? अभी इसका टेंटेटिव 1 ईयर का है कि अभी इस पूरे प्रोजेक्ट को 1 ईयर लग जाएगा, तो उसके अंदर अंदर ये भी हो जाएगा। सारे नेबरहुड का जो प्रोजेक्ट है वो 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा, तो उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का प्रोजेक्ट है। ये बताइएगा टोटल कितनी दुकानें थी और कितनी देर में आप लोगों ने तैयार करके दुकानदारों को उनके हाथ में चाबियाँ दे दी? ये जो दुकानें जिधर हम खड़े हैं ना, ये 5 दुकानें थी। तो इनको हमने टेम्परेरी इनकी एक्विजिशन की, इनको हमने रेंट पे किया 4 मंथ के लिए ये हमने ली थी। तो विदिन हमने इनको अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मंथ के अंदर अंदर इनको वापस कर दी। तो अभी ये बना रहे हैं और इसके अंदर ये दोबारा कुछ दुकानें आ गई हैं और कुछ अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर रहे हैं। अभी जो दूसरा पार्ट आप बता रहे हैं, ये तो एक पार्ट है वज़ीर खान मस्जिद का, और जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया? जी, वो उसमें वो काफ़ी हद तक वो कंप्लीट हो गया, वो हम आपको अभी दिखा सकते हैं आगे चल के।
ठीक है, वो भी चल के देखते हैं, लेकिन पहले हम दुकानदारों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी दुकानों को खूबसूरत बना के वॉल सिटी की जानिब से उनको चाबियां दी गई हैं, दरवाजे बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बताइएगा, दुकान नई बना के दे दी, पहले किस हालत में थी, अभी जिस हालत में वापस मिली, कैसे लग रहा है? नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालत में थी, काफ़ी पुरानी। हम 127 साल हो गए हमारे परदादे से हम इधर बैठे हुए हैं। 127 साल से ये इसी दुकान के अंदर अपना बिजनेस चला रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 127 साल से हम बैठे हुए हैं और कभी हमने इसको नहीं ठीक करवाया था, तो ये हमारी वॉल सिटी वालों ने काफ़ी इसको डेकोरेट किया है, ये दीवार बनाई है काफ़ी दुकान में। अंदर चल के हम थोड़ा सा, कैमरामैन से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा दिखा दें कि दुकान को अंदर से कैसे रेनोवेट किया गया और फिर उसको बनाया गया है। ये दीवार का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया और ऐसे लग रहा है, और ठंडी भी दुकान है। दुकान बहुत ठंडी हो गई है जी, क्योंकि हमारे ऊपर दरवाज़ा आ गया और दुकानें पीछे हो गई है ना, तो उसकी वजह से दुकान काफ़ी ठंडी हो गई है। लोहे का एक गेट होता था, शटर जिसको हम बोलते हैं दुकान का, वो भी ख़त्म वो भी ख़त्म हो गया। अभी तो बहुत खूबसूरत उन्होंने पुराने तरीके से लकड़ी के दरवाजे लगा दिए, जिसकी वजह से दुकान की खूबसूरती हो गई है। इस दरवाजे के नीचे काफ़ी खूबसूरती हो गई, अभी तो दरवाज़ा बन रहा है। तो जिन दिनों में आपकी दुकान पे काम हो रहा था, आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ उन दिनों में? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हुआ। हमारा होलसेल का काम है, तो 4 महीने और हमारे सीज़न के दिन थे। इसके साथ कुछ और दुकानें भी हैं जिनको इसी तरह से खूबसूरत बना दिया गया है, उनके गेट्स लगाए गए हैं और दुकानदार तो यहाँ पर मुतमीन हैं कि जितने टाइम में वॉल सिटी ने कहा था कि वो काम करके इनकी दुकानें इनको वापस कर देंगे, तो बिल्कुल उतने टाइम में ही हुआ है। सामने वाली साइड पे भी 2 दुकानें हैं, वो दुकानदार भी अपना सामान लगा रहे हैं। चल के उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या आया, उनको भी मुश्किलात पेश हैं जिन दिनों में उनकी दुकान बन रही थी, और क्या कहना चाहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? दुकान नहीं बन गई, कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी बन गई है। ऐसे कि तो अल्लाह ताला आगे भी हमारे लिए बेहतरी करे। जी अच्छा, ये बताइएगा, जितने टाइम में वॉल सिटी ने कहा 4 से 5 महीने में, उतने टाइम में आपको दुकान की चाबियाँ वापस मिल गई? इन्होंने हमें 3 महीने का कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में ही अल्हम्दुलिल्लाह ने कमी की है। अभी जो काम कंप्लीट हो गया है उसकी तरफ चलते हैं, वो जाके देखते हैं कि वज़ीर खान मस्जिद की जो इर्द गिर्द की जगह है वो कंप्लीट होकर कैसे लग रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो आइए हमारे साथ। अभी मैं वज़ीर खान मस्जिद के अखाते में मौजूद हूँ। अखाते को तो बहुत खूबसूरती से बना दिया गया वॉल सिटी की जानिब से, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तकारीब भी करवाई जाती हैं। पिछले दिनों वॉल सिटी की जानिब से एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया गया था और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी इस इवेंट में। और अभी भी अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा सा मेरे पीछे, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि घर जो हैं उनकी तामीर व मुरम्मत का काम भी किया जा रहा है। अली इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि कुछ अखाते का काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जिन घरों की तामीर की जा रही है, जिन पे काम किया जा रहा है, उनके बारे में हमें बताइएगा। सर टोटल कितने घर हैं और ये कितनी देर में तैयार हो जाएंगे घर? ये अभी 10 प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे काम हो चुका है, अभी कोई 5 पे मज़ीद अभी होना बाकी है। और ये उसी नेबरहुड जो प्रोजेक्ट है वज़ीर खान मस्जिद का, उसी के अंडर ये काम चल रहा है। तो कितनी देर में ये कंप्लीट हो जाएगा? ये अभी 1 ईयर इसका है कि इंशाल्लाह 1 ईयर, ये जो नेक्स्ट ईयर है इसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लोगों ने कोई तंग तो नहीं किया कि अच्छा हमारे घर हैं, हमें प्रॉब्लम होगी, इस तरह की कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ? कि जब तक लोग ओन नहीं करते, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जब तक वो किसी प्रोजेक्ट को ओन नहीं करते, वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं होता। तो इसलिए हम एक स्ट्रेटेजी पूरी बनाते हैं। हमारी एक सोशल मोबिलाइजेशन टीम है, वो एक यहाँ पे पिछले 10-12 साल से काम कर रही है। तो वो लोगों को पहले मोबिलाइज करते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, लोगों को प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद ये, और फिर उसके बाद एक कंपनसेशन का हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म है। उसके अंदर हम जो रिमूवल है, टेम्परेरी या परमानेंट रिमूवल है, उसके लिए कंपनसेशन पैकेज या एक्विजिशन का, तो एक पूरा मैकेनिज़्म है। तो इसमें इतनी देर से इतने सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, तो मैक्सिमम ये कोशिश की गई है कि जो आवाम है उसके लिए आसानी पैदा की जाए। उसमें कुछ मैंने ये भी सुना था कि जो लोगों के घर अब दोबारा से रेनोवेट करा के दे रहे हैं या फिर बनाए जा रहे हैं, उन पे काम करा रहे हैं, तो लोग उस घर को सेल नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा एग्रीमेंट भी आप लोग करवाते हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फ्रंट एलिवेशन का हम एग्रीमेंट लाजमी साइन करवाते हैं कि जो अभी आप मतलब देखें, कैमरामैन अगर दिखाएं, तो ये जो हम एलिवेशन वगैरह बनाई है, तो इसको वो इस पे तब्दीली जो है ना, उसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को। क्या कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? मिट्टी का इस्तेमाल, क्या कोई ख़ास किस्म का सीमेंट या कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं?
जी जी, इसमें जो मोनूमेंट्स हैं उसमें तो हम 100% वही मटेरियल कंकर लाइम और वो चीज़ें उस तरफ जा रहे हैं, और जिधर प्रोविज़न हमें मिलती है सैंड सीमेंट की, वो उस हिसाब से काम हो रहा है। फिर एक इंटरनल जो हमारे टेक्निकल पार्टनर हैं वो बड़ा कीनली इस चीज़ को देखते हैं, जो मटेरियल का इस्तेमाल है वो भी अकॉर्डिंगली जो हेरिटेज के इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली इस्लाम साहब ने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें तमाम डिटेल्स आगाह की हैं। और ये जो पीछे घर तामीर हो रहे हैं, इनकी जो खूबसूरती है उसको अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आपको एक पुराने वक्तों की याद आ रही है इसको देखकर। अभी मुझे मुगलिया दौर की यहाँ पर खड़े होकर फ़ील आ रही है, क्योंकि मेरा अपना ख़ुद का ताल्लुक़ भी अंदरून शहर से है। तो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो मैंने नहीं देखी हैं, और बहुत सारी जगहें अंदरून शहर में ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, और जो सकाफ़त है वो भी हमारी ख़त्म होती जा रही है और उनका नामो निशान ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि वॉल सिटी में पुरानी जो इमारतें हैं जो ख़राब हो रही हैं, जो गिरने वाली हैं, उन पर काम किया जा रहा है। तो आज मैंने आपको चिट्टा गेट दिखाया, लेकिन जो वज़ीर ख़ान मस्जिद के इर्द गिर्द की जगह हैं और नेबरहुड की जो जगह हैं, उसको दोबारा से अपनी असल हालत में लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही कुछ और स्टोरीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।